नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं मातृभूमि कविता के एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चनों पर, है ना। तो जितने भी एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उन पर हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, मातृभूमि वाला, है ना, जिसमें आप मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि पार्ट है। इसके भावार्थ को हमने कल समझा, साथ ही साथ में इसके कुछ दीर्घ या लघु प्रकृति के जो प्रश्न थे उन पर भी डिस्कस हमने इससे पहले वाले सेशन में किया था। और इस सेशन में हम कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ मोस्ट आईएमपी जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों, सिर्फ उन पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। और आज के साथ ही जो मातृभूमि वाला पार्ट का जो सेशन है हमारा, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन आज का सेशन शुरू करते हैं। ये हिंदी भाषा एवं संस्कृति की सेकंड क्लास होने जा रही है दोस्तों। इसको लेकर के आप ये देख सकते हैं, बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हमारे द्वारा जो सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं यूट्यूब पर ही, ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर ही हमारे द्वारा ये सारे सब्जेक्ट, इनमें से कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट भी कर दिए गए हैं और कुछ अभी निरंतर रूप से चल रहे हैं, जो जल्दी ही कंप्लीट कर ली जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। शुरू करें उससे पहले जो नए स्टूडेंट है उनको बता दूं कि वो प्ले लिस्ट में जाकर के एक बार सेशन को सर्च करेंगे तो इजीली आपको सभी सेशन आसानी से मिल पाएंगे। क्लियर है ना, आसानी से मिल पाएंगे। चलिए, जैसा आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट यूनिट अभी हमारा चल रहा था, और फर्स्ट यूनिट में दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि वाला जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसमें हमें कविता पढ़नी है। अगले सेशन में हम बात करेंगे कहानी की, और तीसरा जो सेशन होगा अर्थात की इकाई 1 का पार्ट 3 जो होने वाला है, उसमें हम व्यंग की बात करेंगे, जीव पर सवार इल्लियों। क्लियर है, जो कि शरद जोशी के द्वारा रचित है। अच्छा, ये तो आपकी इकाई वार बात हो चुकी है कि फर्स्ट इकाई में आपको क्या पढ़ना है। सेकंड इकाई उसके बाद तो निरंतर रूप से सेशन चलने वाला है, इसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा, पूरी तरह से निरंतर रूप से ही चलेगा। क्लियर है। लेकिन इसकी जो बारीकियां होगी ना, उसे हम पूरी बारीकी के साथ ही कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सेशन कुछ इसका कंसेप्ट या कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि जब भी हम किसी विषय को पढ़ते हैं ना, तो उसका अगर हम क्रम अनुसार अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो उसका ज्ञान हमें बेहतर तरीके से मिल पाता है और अच्छे नंबरों, एग्जाम में भी हम अच्छे नंबरों की प्राप्ति की उम्मीद रख सकते हैं। रीजन कभी कभी होता ही है कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कुछ ऐसे प्रश्न जिन्हें हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। लेकिन अब देखिए, अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े थे, तो संभवतः सबके सामने ये समस्या आ रही होगी, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ स्टूडेंट उनका आंसर सटीक रूप से करके आते हैं और अच्छे नंबर उनको प्राप्त भी होते हैं। लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट आंसर ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले कभी पढ़ा नहीं होता है। तो इसका कारण ये होता है कि जब आप पूरे क्रम अनुसार पढ़ते हैं, किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं, तो चाहे फिर वो कोई ऐसा प्रश्न ही क्यों ना आ जाए जिसके बारे में आपने सब्जेक्ट में पढ़ा नहीं था, लेकिन उसका लगभग ज्ञान आपके पास था, तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। यही समस्या होती है दोस्तों। इसीलिए बार बार मैं रिपीटेशन करता हूं सेशन में कि जो भी आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं, जो भी, चाहे विषय कोई सा भी हो आपका, चाहे वो हिंदी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी, हिस्ट्री, कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसको जब आप पढ़ने बैठे ना, तो पूरा क्रम से पढ़िए। उसको समय है आपके पास तो क्रम से पढ़िए, है ना। चलिए, तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आज लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, और हाँ बता दूं, लगभग 25 क्वेश्चन हम आज की सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी थोड़ा सा स्पीड से करेंगे ताकि जल्दी कवर हो जाए, क्वेश्चन छूटे ना। और चाहते थे तो इस वाले पार्ट को हम इससे पहले वाला जो लेक्चर नंबर 1 लिया था हमने, उसमें भी हम इसको ऐड कर सकते थे, लेकिन क्लास फिर वो 1 घंटे के लगभग हो जाती, जो आपको बोर कर देती। सेशन छोटा रहे, इसके कारण ही दूसरा पार्ट में आप लोगों के लिए इसका लेकर आया हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है। अब देखिए, लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको क्या बोला था कि सेशन कंप्लीट होते ही आपको वो कविता पढ़नी है अच्छे से। कविता पढ़ के उसका भाव समझना है ना, उसमें कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे प्रसंग देना है, उसका कैसे व्याख्या लिखनी है, ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में समझाया था। और ये भी कहा था कि आपको अच्छे से कविता पढ़नी है सेशन कंप्लीट होने के बाद में। अब अगर आपने मेरी बात सुनी होगी और उस कविता को अच्छे से पढ़ा होगा, तो यहाँ एक भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, और मेरे ऑप्शन बताते ही फट से आप उसका आंसर बता देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है। पहले ही लाइन से पता चल जाता है। बताइए, ऑप्शन आपके सामने, प्रसाद युग से,
द्विवेदी युग से, भारतेंदु या फिर भक्ति युग से? आप सभी को अच्छे से पता है दोस्तों, इसका ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। द्विवेदी युग से मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग से संबंधित है, क्योंकि ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन मातृभूमि की स्तुति गाता है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मातृभूमि कविता के अनुसार मातृभूमि की स्तुति का गान कौन करता है? ऑप्शन है हवा, पानी, आग या फिर पक्षियों का समूह। तो मातृभूमि कविता के अनुसार मातृभूमि की स्तुति का गान कौन करता है दोस्तों? पक्षियों का समूह करता है, इसलिए ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? किसकी सगुण मूर्ति? मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? तो आप भली भांति अच्छे जानते हैं, परम पिता परमात्मा की, अर्थात की ईश्वर की, इसलिए ऑप्शन इसका भी ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मातृभूमि की करधनी क्या है? मातृभूमि की करधनी, करधनी का मतलब क्या होता है? स्त्रियों की कमर का गहना, है ना, कमर का जो गहना होता है जिसे हम कमरबंद भी कहते हैं। तो मातृभूमि की करधनी किसे कहा है कवि ने अपनी कविता मातृभूमि में? सूर्य को, चंद्रमा को, बादल को या फिर समुद्र को? भली बात आप सभी जानते हैं समुद्र को, है ना, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को मुकुट में मातृभूमि के मुकुट में विराजमान है ना, विराजमान बताया है, अर्थात कि एक मुकुट की उपमा भी कहा गया है कि मातृभूमि के मुकुट में सूर्य और चंद्रमा विराजमान होकर के मातृभूमि की शोभा को बढ़ा रहे हैं, है ना। और वहीं बादल जो है मातृभूमि के वस्त्रों के साथ तुलना की गई है। समुद्र मातृभूमि की करधनी कहा गया है। क्लियर है यहां तक का? चलिए अगला प्रश्न है, मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है? तो बताने की आवश्यकता है क्या? मैथिली शरण गुप्त जी। क्लियर है? अगला प्रश्न है, मातृभूमि के आभूषण क्या क्या है? खग तारे समुद्र या फिर उपरोक्त सभी? ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर? चलिए कितने आसान है यार, देखिए अगर कविता अगर आपने पढ़ी होगी ना तो किसी भी प्रश्न के का आंसर देने में आपको समस्या नहीं आएगी। तो अगर कविता नहीं पढ़ी होगी तो फिर पक्का प्रॉब्लम आने वाली है, है ना। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटियां तो दोस्तों फाउंडेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछती मात्र आप लोगों से। हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं ना उसमें सिर्फ आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अच्छे से कविता को पढ़िए, कविता को पढ़ने के बाद में इनका रिविजन तक नहीं लगाना पड़ेगा, आपको इजीली याद हो जाएंगे आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है? मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है? ऑप्शन देशभक्ति, प्रेम प्रसंग, वात्सल्य या फिर श्रृंगार? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देशभक्ति। तो जो मूल भाव है मातृभूमि कविता का वो क्या है? देशभक्ति। अगला प्रश्न है, मातृभूमि कविता में मेखला कर से क्या आशय है? मेखला कर तो नाम से समझ गए होंगे, है ना, पर्वत, नदी, समुद्र या फिर तालाब से? पर्वतों से। क्लियर है? अगला प्रश्न है, मातृभूमि ने किस रंग के परिधान धारण किए थे? परिधान अर्थात की वस्त्र। तो कवि की कविता मातृभूमि के अनुसार मातृभूमि ने बादल रूपी वस्त्र किस रंग के धारण किए थे? ऑप्शन आपके सामने, लाल रंग के, पीले रंग के, नीले या फिर काले रंग के? तो दोस्तों ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, नीले रंग के वस्त्र धारण किए थे। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पालन पोषण इस संपूर्ण धरती पर किसका किया जाता है? पालन पोषण किसका? अरे जीवों का, जो जीवित होगा उसका ना। तो देखिए कुछ ऑप्शन ही ऐसे दिए जाते हैं जहां पर आप आसानी से, अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो अंदाजा लगाकर भी ठीक कर सकते हैं। पालन पोषण किसका होगा? क्या मिट्टी का होगा, पत्थर का होगा या निर्जीव का होगा? वही जो जीवित है उसका पालन पोषण होगा ना, इसलिए ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त जी अपनी कविता में किसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं? किसके प्रति? नदी के प्रति, मातृभूमि के, महापुरुष के? मातृभूमि के एग्जैक्टली। अगला प्रश्न है, मातृभूमि का मुकुट किसे कहा गया है? देखिए मुकुट किसे कहा गया है और मुकुट में कौन विराजमान है? दो अलग अलग प्रश्न याद रखिएगा। तो मातृभूमि के मुकुट में कौन विराजमान है? तो चंद्रमा और सूर्य कविता के अनुसार। लेकिन मुकुट किसे कहा गया है? तो पर्वत को। कौन से पर्वत को दोस्तों? हिमालय पर्वत को, है ना। इसलिए ऑप्शन दिया गया, देखिए ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा इसमें, हिमालय पर्वत। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, क्या लगाकर पाखंडी भी बड़ा महापुरुष बन सकता है? क्या लगाकर, अर्थात कि जो पाखंडी लोग होते हैं वो भी महापुरुष बन सकते हैं। कैसे? ऑप्शन दिया गया है, धरती की धूल लगाकर या फिर सुगंधित इत्र लगाकर
या फिर चंदन का लेप या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। धरती की धूल लगा करके, तो महाकवि या राष्ट्रकवि गुप्त जी ने कहा है कि मातृभूमि एक ऐसी भूमि है जिसकी धूल लगाकर एक पाखंडी भी महापुरुष बन सकता है। इसलिए ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि मातृभूमि के चरणों में क्या समर्पित कर देने की बात करते हैं? प्राण समर्पित कर देने की बात करते हैं, शीश समर्पित करने की बात करते हैं। ऑप्शन धन संपदा, अपना शीश, सुगठित शरीर या फिर कोई नहीं। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम कवि। मैंने पिछले सेशन में समझाया था कि खड़ी बोली की शुरुआत ही इनके माध्यम से हुई है। मैथिली शरण गुप्त जी के माध्यम से जब इन्होंने अपने काव्य की रचना की तो उन्होंने अपनी काव्य भाषा का जो प्रयोग किया है ना, वो खड़ी बोली का प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो द्विवेदी साहब के कहने पर इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया अपने काव्य में, और वहीं से खड़ी बोली का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो कौन सी बोली दोस्तों? गुप्त जी, है ना, गुप्त जी ने। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस सन में हुआ था? 1885 में, 1886 में, 1887 में या फिर 1888 में? बताइए किस में हुआ था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको अच्छे से याद होगा। ऑप्शन 22 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त जी की जयंती को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों गुप्त जी की जयंती को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने रहे हैं, बलिदान दिवस के रूप में या फिर शौर्य दिवस के रूप में, कवि दिवस के रूप में या फिर महिला दिवस के रूप में। तो ऑप्शन इसका सा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो मैथिली शरण गुप्त की जयंती को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इन्हें एक राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त थी। अगला प्रश्न है, गुप्त जी की रचना में कौन सी रचना पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बहुत अच्छा फैक्ट है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार उनकी कौन सी रचना पर उन्हें मिला था? कौन सी रचना पर मिला था? ऑप्शन साकेत, पंचवटी, जयदत्त व्रत या फिर काबा और करबला। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन इसका आ करेक्ट हो जाएगा, साकेत, है ना। साकेत की रचना पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा क्या थी? भाई संस्कृत थी, हिंदी थी, खड़ी बोली थी या फिर उर्दू थी? खड़ी बोली थी, एग्जैक्टली आप सबको याद है। महात्मा गांधी ने गुप्त जी को कौन सी पदवी दी थी? गुप्त जी को महात्मा गांधी ने कौन सी दी थी दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने इनको एक राष्ट्र कवि की पदवी दी थी, इसलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गुप्त जी किस धर्म को मानने वाले थे? गुप्त जी किस धर्म को मानते थे? उनके पिता किस धर्म को मानते थे? मैंने लास्ट में बताया था आप लोगों को, उनके माता और पिता वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, है ना। तो इसलिए इनके, ये भी सिंपल सी बात है ना यार, ब्राह्मण, वैष्णव, क्षत्रिय या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन भी बा करेक्ट हो जाएगा, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष की आयु में मैथिली शरण गुप्त ने अपने लेखन कार्य की शुरुआत कर दी थी? किस वर्ष की उम्र में? तो दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है यार, देखिए जिनने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा ना, समस्या तो आने वाली है। लेकिन प्रश्न ही ऐसे हैं कि जिनने एक बार कविता पढ़ ली ना, या इससे पहले जो सेशन जिसने लिया भी होगा ना लेक्चर, जो इससे पहले वाला जो लेक्चर अगर ले लिया होगा आपने, पूरी ईमानदारी से लिया होगा, लगभग 31-32 मिनट का लेक्चर है, उसको पूरी ईमानदारी से लिया होगा, तो इसमें से एक भी ऐसा प्रश्न नहीं जिसका जवाब आप ना दे पाए, है ना। 12 वर्ष की, 21 वर्ष की, 18 वर्ष की या 25 वर्ष की? तो इसका ऑप्शन एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 वर्ष की उम्र में जो है उन्होंने अपना कार्य चालू कर दिया था, लेखन कार्य की शुरुआत कर दी थी। अगला प्रश्न लेंगे, किस आंदोलन के चलते गुप्त जी को जेल जाना पड़ा था? गुप्त जी को एक बार जेल भी जाना पड़ा था जब ये गांधी जी से इंप्रेस हुए, गांधी जी से मिले, और गांधी से मिलने के बाद में जब उन्होंने भारत भारती कविता लिखी थी ना, भारत भारती, तो भारत भारती इतनी प्रचलित हुई थी कि पूरे मतलब कि पूरे भारत में एक आइकन बन गए थे, ये कवियों में एक आइकन बन चुके थे, है ना। तो किस आंदोलन के चलते जो है इनको जेल भी जाना पड़ा था? तो दोस्तों कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन था, या फिर असहयोग आंदोलन था, या दांडी मार्च, या फिर सत्याग्रह? तो यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन के दौरान इनको जेल
जाना पड़ा था। अगला प्रश्न है, गुप्त जी की काव्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। जो उनकी काव्य की विशेषताएं हैं उसमें क्या शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है धार्मिक सहिष्णुता, क्या शामिल नहीं है ये? तो हम कहेंगे बिल्कुल शामिल है ये तो। अगला है राष्ट्र प्रेम, इस पर तो ये आधारित है इनकी सभी कविता, ये कविता। अगला है भारतीय संस्कृति, अरे भाई क्या बात करते हो, हाँ नारी आलोचना, ऑप्शन दा में क्या लिखा हो? नारी की आलोचना, तो नारी आलोचना कहीं से कहीं तक इनकी कविता में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन दा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से 24 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगला जो सेशन होगा दोस्तों हमारा वो होगा शतरंज के खिलाड़ी। कहानी, हिंदी कहानी शतरंज के खिलाड़ी किनके द्वारा रचित है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। ठीक है ना? इस पर हमारा अगला सेशन होगा, मिलेंगे बहुत जल्दी अगले सेशन में। क्लासेस कंटिन्यू ही रहने वाली है, बस आप लोगों का सपोर्ट अगर इसी प्रकार बना रहा, आप लोगों की रुचि अगर बनी रही दोस्तों, तो मैं निरंतर इस पर सेशन लेता रहूंगा। क्लियर है? मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। और जी हाँ रुकिए, अगर आपको नहीं पता प्लेलिस्ट कैसे सर्च करना है दोस्तों, तो एक छोटी सी क्लिप आप देखते हुए जाइए, है ना? मैं प्ले कर रहा हूँ। तो क्या आपको भी सभी सेशन हमारे सर्च करने में, क्या आपको भी प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पा रही है, सभी आपके सब्जेक्ट के सभी टॉपिक नहीं मिल पा रहे हैं? तो दोस्तों आइए मैं बताता हूं कि आपको प्लेलिस्ट में सर्च करके किस प्रकार से आप हमारे सभी सेशन आसानी से देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अभी मोबाइल पर ही सेशन देखते हैं, तो इस कारण से मोबाइल की स्क्रीन का सपोर्ट लेकर के मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं पूरा, है ना, कि किस प्रकार से जो है हमारे सेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आप ये मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये सेशन जो चल रहा है जिसे आप अभी अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं, इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ लोधाजी क्लासेस और सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो इसी सब्सक्राइब पर दोस्तों वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब को क्लिक करना है सबसे पहले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। क्लियर है? इसके तुरंत बाद में आपको जो लोधाजी क्लासेस लिखा हुआ दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करना है, लोधाजी क्लासेस पर क्लिक करना है ना, सब्सक्राइब पर क्लिक नहीं बल्कि लोधाजी क्लासेस पर क्लिक करना है। जैसे ही लोधाजी क्लासेस पर क्लिक करेंगे आप, अर्थात कोचिंग के नाम पर क्लिक करेंगे, तो वहां ऊपर आपको ये लाइन दिख रही है दोस्तों, इस लाइन में आपको देखिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का बटन दिख जाएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं, आपके सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ चुके हैं। इसमें से जो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, चूंकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया है बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मान लेते हैं कि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आप एक्चुअल फर्स्ट ईयर में राजनीतिक सिद्धांत वाला सब्जेक्ट, इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करते देख पा रहे हैं आपकी सभी सेशन, सभी लेक्चर क्रम से खुलकर आपके सामने आ चुके, बीए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। ठीक है ना? नोट्स भी आप आसानी से, जो सेशन आप अभी देख रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप लोग, डिस्क्रिप्शन यहां से ओपन होती है, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है। यहां पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन खुलकर आपके सामने आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन खुल के आपके सामने आ चुकी है। यहां पर फुल डिस्क्रिप्शन नहीं खुलती है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये मोर लिखा हुआ है दोस्तों, इस मोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने मोर पे क्लिक किया, वैसे ही आपको फुल जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपके सामने आ जाती है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप आसानी से सभी लिंक हमारी देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ नोट्स हियर, यहाँ पर क्लिक करके आसानी से आप बहुत ही आसानी से यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।